हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज इस वीडियो में हम देखेंगे बाबर के बारे में। गवर्नमेंट एग्जाम में बाबर को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आज का जो क्लास है काफी महत्वपूर्ण है, काफी इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दूं कि आज आप जो है ये वीडियो को पूरा अंतिम तक देख लेते हैं तो बाबर से कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे आपसे छूटने वाला नहीं है और आपको इतना बेहतरीन ढंग से याद हो जाएगा बाबर की, आप जिंदगी भर भी नहीं भूलोगे। ठीक है, जो जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं मैं आपको पूरे करा दूंगा, बशर्ते आप वीडियो में मेरे साथ पूरे बने रहिए, ध्यान से आप मेरे साथ जो है बने रहिए। चलिए देखते हैं बाबर के बारे में। आज देखेंगे, देखो सबसे पहले आपको यह बता दूं कि बाबर तो भारत का रहने वाला था नहीं, तो बाबर जो है भारत आया कैसे। ठीक है, ये मैंने भारत का मैप बनाया हूं, ये रफली बनाए हैं। पता चला आपने भारत का मैप क्यों पूरा नहीं बनाया करके कमेंट करने लगे। आपको रफली समझाने के लिए मैंने भारत का मैप रफली बनाया हुआ है। ठीक है, देखो बाबर जो है भारत का तो रहने वाला नहीं था, ये है भारत का मैप। देखो अभी इसको आप नजरअंदाज कीजिए, ये जो लिखा हुआ है और इधर यहां तक जो लिखा हुआ है इसको अभी नजरअंदाज कीजिए, केवल आप मैप पर फोकस कीजिए अभी। ठीक है, और मेरा दावा है कि वीडियो कंप्लीट होने के बाद आपको बाबर से लेकर कभी जिंदगी में कोई डाउट रहेंगे नहीं, आपको बहुत इजीली से समझ आ जाएगा, क्योंकि मेरी हर वीडियो आती है बहुत महत्वपूर्ण रहती है और मैं हमेशा यही बात बोलता हूं कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं मतलब वो टॉपिक आपको याद होना 110% गारंटीड है। ठीक है, चलिए देखते हैं बाबर। बाबर जो है भारत का बिल्कुल रहने वाला नहीं था, तो ये है भारत का मैप। और बाबर कहां का रहने वाला था, यहां पर है अफगानिस्तान, यहां पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये उज्बेकिस्तान। तो बाबर कहां का रहने वाला था, देखो ये भारत है। ठीक है, भारत से दूर उज्बेकिस्तान। आप जब वर्ल्ड मैप आप निकाल कर देखिए तो आपको समझ आ जाएगा उज्बेकिस्तान। बाबर कहां का रहने वाला था, उज्बेकिस्तान। डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या बाबर जो है भारत का रहने वाला था, तो नहीं। तो बाबर जो है कहां का रहने वाला था, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान में फरगान एक जगह है, वहां का रहने वाला था। तो अब ध्यान से समझिए बाबर का जो है भारत में आगमन कैसे हुआ और बाबर जो है भारत में आकर मुगल साम्राज्य की स्थापना कैसे की, ये आपको कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और बाबर से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। चलिए देखते हैं, आप यहां पर समझ गए कि बाबर कहां का रहने वाला था। बाबर भारत का रहने वाला नहीं था, ये कहां का, उज्बेकिस्तान फरगान का रहने वाला था। तो आपको ध्यान से समझना है, ये जो बाबर है युद्ध में अपने क्षेत्र में, यानी कि अपने जिस क्षेत्र में रहता था उसमें सारे क्षेत्रों को ये हार चुका था। जैसे समरकंद हो गया, काबुल हो गया, गजनी हो गया, समरकंद, ये सब चीजों को, ये सब क्षेत्रों को ये हार चुका था युद्ध में। कौन, बाबर। और ये बाबर जो है इसका रहने के लिए, खाने के लिए कोई ठिकाना या कोई जगह नहीं था, ये दर बदर भटक रहा था। कौन, बाबर। समझ आया, बाबर जो अपने सारे क्षेत्रों को हार चुका था, जैसे काबुल, समरकंद, गजनी, ये सब क्षेत्रों को हार चुका था ये। और ये जो है भागा भागा फिर रहा था, इसके रहने खाने के लिए कोई ठिकाना नहीं था इसका, बाबर का। यहां तक जो स्टोरी आपको समझ में आए, देखो ध्यान से आपको स्टोरी को समझना है। हिस्ट्री क्या है, कहानी है, एक मजेदार कहानी है। बाबर की हिस्ट्री अभी पता चला, यहां तक मैं रोकता हूं अभी। ठीक है, बाबर जो है अपने पूरे क्षेत्र को हार चुका था, ये दर बदर भटक रहा था, इसके रहने खाने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। ये एक जगह यहां रहता, दूसरे जगह अलग जगह रहता, भागा भागा फिर रहा था। कौन, बाबर, उज्बेकिस्तान फरगान का रहने वाला था। अब ध्यान से समझिए, यहां तक बाबर को मैं थोड़ा रोकता हूं। अब यहां पर देखिए ये इंडिया का मैप है। ठीक है, ये है भारत का मैप, ये है दिल्ली। ठीक है, दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत में या ठीक है, उस समय शासक कौन था, लोधी वंश चल रहा था, इब्राहिम लोधी। ध्यान से समझिए कॉन्सेप्ट को, इसलिए मैंने ये मैप जो है रफली बनाया हुआ है। ये क्या ये क्या है, दिल्ली है। और दिल्ली में किसका शासन चल रहा था, इब्राहिम लोधी का। ध्यान से समझिए, दिल्ली में किसका शासन चल रहा था, इब्राहिम लोधी का। अब ध्यान से ये समझना है आपको, या मैंने लिख दिया है, दिल्ली में किसका शासन चल रहा था, इब्राहिम लोधी का। ये जो इब्राहिम लोधी का यहां पर ध्यान से समझना है, वर्तमान का जो है ये राजस्थान है और उस समय शासक कौन था, राणा सांगा। तो ये जो दिल्ली के इब्राहिम लोधी का, दिल्ली में कौन शासक था, इब्राहिम लोधी, और ये राजस्थान के शासक कौन था, राणा सांगा। इनके बीच मतभेद था, ध्यान से समझना है। समझ आया, दिल्ली के जो शासक इब्राहिम लोधी और राजस्थान के जो वर्तमान राजस्थान के शासक का क्या नाम था, राणा सांगा। ये राणा सांगा जो है और दिल्ली के जो शासक इब्राहिम लोधी के बीच क्या था, मतभेद था। ठीक है, मतभेद। और आपको बता दूं कि ये दिल्ली था, ये पंजाब में क्या था, पंजाब का सूबेदार, यानी कि ये इब्राहिम लोधी के ही सूबेदार थे। कौन, पंजाब के सूबेदार दौलत खां।
दौलत खां ये भी इब्राहिम लोदी के खिलाफ थे, और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां भी जो है इब्राहिम लोदी के खिलाफ थे। समझ आया कॉन्सेप्ट? एक बार फिर से मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से समझिए। इब्राहिम लोदी के खिलाफ कौन कौन थे? राणा सांगा था, ठीक है। इब्राहिम लोदी के खिलाफ कौन थे? राणा सांगा था। पंजाब के सूबेदार कौन था? दौलत खां। और इब्राहिम लोदी के चाचा ही आलम खां, ये सभी लोग किसके खिलाफ थे? इब्राहिम लोदी के खिलाफ थे। समझ आया? इनको जो है हटाना चाहते थे और खुद जो है शासन यहां पर करना चाहते थे ये लोग। समझ आए? यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब ध्यान से समझिए, मैं फिर से एक बार आपको रिवाइज करा देता हूं। इब्राहिम लोदी के खिलाफ कौन कौन थे? इनके खुद के चाचा, इब्राहिम लोदी के खुद के चाचा आलम खां इनके खिलाफ थे। इनके ही सूबेदार, पंजाब के सूबेदार दौलत खां इब्राहिम लोदी के खिलाफ थे। और राजस्थान के शासक का क्या नाम था? राणा सांगा भी इब्राहिम लोदी के खिलाफ थे। ये समझ आए कितने लोग इब्राहिम लोदी के खिलाफ, यानी कि दिल्ली से इनको हटाना चाहते थे शासन को, और ये राणा सांगा जो है खुद जो है क्या करना चाहते थे? शासन करना चाहते थे। अब यहां तक बाबर का भी स्टोरी समझ आया, और यहां पर इब्राहिम लोदी के खिलाफ कौन कौन खिलाफ थे ये भी समझ आया। अब ध्यान से समझिए, ये जो है राणा सांगा, ठीक है, राजस्थान के शासक, यहां पर पंजाब के सूबेदार, ठीक है, राणा सांगा, पंजाब के सूबेदार दौलत खां और इब्राहिम लोदी के खुद के चाचा आलम खां ने क्या कहा? बाबर को यहां पर बुलाया। ठीक है, ध्यान से समझिए, बाबर को यहां पर बुलाइए। राणा सांगा ने बोला, दौलत खां, आलम खां ने बोला बाबर को आइए, आप यहां आइए भारत में, और ये जो इब्राहिम लोदी है इसको यहां से हराइए। ठीक है, तो बाबर ने बोला ठीक है हम आ जाएंगे, लेकिन हमको क्या मिलेगा? तो ये राणा सांगा ने बोला हम आपको खूब सारे अपार धन देंगे, लेकिन आप इब्राहिम लोदी को यहां से हराइए, और जैसे आप हरा देंगे फिर यहां से हम आपको धन दौलत देंगे, फिर यहां से आप चले जाना। बाबर को बोला। ध्यान से समझिए कॉन्सेप्ट कैसे। देखो, बाबर खुद अपने क्षेत्र में हारा हुआ व्यक्ति था, दर बदर भटक रहा था, और दिल्ली में इब्राहिम लोदी को कौन हटाना चाहता था? राणा सांगा के खुद के, इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां, दौलत खां, ये सभी हटाना चाहते थे। तो बाबर को बुलाइए, आइए आप यहाँ पर इब्राहिम लोदी को हटाइए, इसे हराइए, क्योंकि हम यहाँ, राणा सांगा का क्या था? यहाँ पर शासन करने वाला था। तो बाबर को किसने भारत पर बुलाया? राणा सांगा, आलम खां, दौलत खां ने बुलाया। ठीक है, इन तीनों ने जो है बाबर को बुलाया, और बाबर को क्या कहा? अगर तुम जो है इब्राहिम लोदी को हरा दोगे तो हम तुम्हें बहुत सारे धन दौलत देंगे। तो बाबर ने कहा ठीक है, मैं इब्राहिम लोदी को हरा दूंगा, मुझे बहुत सारे धन दौलत देना। ठीक है, ये उनके बीच एक समझौता हुआ था। अब जो है बाबर जो है यहाँ आ जाता है और इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध होता है। तो आप अब ध्यान से यहाँ पर समझिए, यही होता है पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, 21 अप्रैल 1526, ये जो डेट है, ये जो युद्ध है, गवर्नमेंट एग्जाम में चीख चीख कर पूछा जाता है कि पानीपत का युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 को हुआ। किसके बीच हुआ? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ये युद्ध हुआ। ठीक है, पानीपत का युद्ध। अब आपको ध्यान से समझना है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने तुगलमा पद्धति अपनाया था। ठीक है, तुगलमा पद्धति, तुगलमा पद्धति। गवर्नमेंट एग्जाम में यह भी चीख चीख कर पूछा जाता है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने निम्न में से किस पद्धति को अपनाया था? तो तुगलमा पद्धति। तुगलमा पद्धति का मतलब यह होता है कि सैनिकों को बिछाना अर्धचंद्राकार में। ध्यान से समझिए, ये अर्धचंद्राकार में ऐसे सैनिकों को बिछाया जाता था। अपोजिट जो सैनिक ऐसे अंदर में आता था, ध्यान से समझिए, इधर से ऐसे घेर के मार देता था अर्धचंद्राकार में। तो ये तुगलमा पद्धति, तो बाबर को बहुत बेहतरीन नॉलेज था तुगलमा पद्धति का, क्योंकि बाहर से अपने क्षेत्रों से वो सीख कर आया हुआ था। बाबर ने जो है तोप को कैसे सजाया? उस्मानी पद्धति से सजाया। उस्मानी पद्धति मतलब तोप को दो गाड़ियों के बीच रखा गया, उसे उस्मानी पद्धति कहते हैं। तो ये गवर्नमेंट एग्जाम में आपको चीख चीख कर ये पूछा जाता है कि पानीपत का युद्ध कब हुआ? तो आपको ध्यान में रखना है 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ। बाबर ने इसमें तुगलमा पद्धति को अपनाया और उसको जो है उस्मानी पद्धति से सजाया। ये पानीपत का प्रथम युद्ध। अब पानीपत के प्रथम युद्ध में क्या हुआ? ये जो बाबर जो है जीत गया। ठीक है, बाबर जीत गया, यहां से जो है इब्राहिम लोदी जो है मारा गया। अब ध्यान से समझिए, ये तो हो गया जहां पर राणा सांगा, आलम खां, दौलत खां ने जिस काम के लिए बाबर को बुलाया था वो तो हो गया। यहां से क्या हो गया? इब्राहिम लोदी मारा गया।
अब राणा सांगा ने इनको बहुत सारे धन संपदा दिए, ठीक है तुमने इब्राहिम लोदी को मार दिया, ये लो तुम्हारा इनाम और तुम अब यहां से जाओ, भारत छोड़कर जाओ। अब आपको ध्यान से ये समझना है कि जिसका खुद को रहने के लिए ठिया नहीं है, खुद के खाने के लिए नहीं है, खुद के रहने के लिए कोई जगह नहीं है, क्या वो व्यक्ति छोड़कर जाएगा? तो बाबर ने जो है साफ मना कर दिया, नहीं अब मैं भारत छोड़कर नहीं जाऊंगा, अब मैं यहीं भारत पर रहूंगा। ठीक है, तो ध्यान से आप समझिए, इनके खुद के रहने के लिए नहीं था। अब बताइए आपको अगर बिल्ली को दूध की रखवाली के लिए आप बोलोगे तो क्या रखेगा? वो तो पूरा पी जाएगा। ठीक इसी प्रकार से बाबर ने क्या किया, उनके खुद के रहने खाने के लिए नहीं था, तो दिल्ली से इन्होंने क्या कर दिया, जाने से मना कर दिया, नहीं अब मैं भारत में ही रहूंगा। अब ध्यान से समझिए कॉन्सेप्ट। अब ये जो है राणा सांगा और इब्राहिम के, अब राणा सांगा और जो है बाबर के बीच युद्ध हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये इनके बीच क्या हुआ था, बाबर आप आइए यहाँ से, इब्राहिम लोदी को हटाइए, आप इनाम पैसा धर रखिए और चले जाइए। लेकिन बाबर यहाँ पर रहने के रह गया, या बोल दिया कि मैं भारत से नहीं जाऊंगा, तो इनके बीच जो है क्या हो गया, मतभेद हो गया। तो राणा सांगा और बाबर के बीच क्या हुआ, युद्ध हुआ। इस युद्ध को क्या कहते हैं, खानवा का युद्ध। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि खानवा का युद्ध कब हुआ, तो 1527 में। ये डेट आपको ध्यान में रखना है, मैं जो गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं उस पर आपको फोर्स करता हूं कि इसको याद रखना है, मतलब रखना है। खानवा का युद्ध कब हुआ, 1527 में। राणा सांगा और किसके बीच हुआ, बाबर के बीच हुआ। ठीक है, देखो आपको कभी कभी स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ देते हैं कि क्या राणा सांगा शुरू से ही बाबर के खिलाफ था? नहीं, ध्यान से समझिए, शुरू में कहां इनके खिलाफ था, ये तो बल्कि बाबर को खुद बुलाया, भारत आइए इब्राहिम लोदी को मारिए। लेकिन जब बाबर जो है यहाँ दिल्ली में खुद शासन करूंगा बोला, तब जाकर इनके बीच मतभेद हुआ। कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है आपको? बाबर कैसे भारत आया, किसने बुलाया, पहले कौन इनके साथ दिए, कौन कौन इनके साथ दिए, फिर कैसे खिलाफ हुए। तो खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा वर्सेस बाबर के बीच हुआ। बाबर जो है यहाँ पर फिर से विजय हो गया। ठीक है, और खानवा के युद्ध में जब बाबर जो है जीता तो उन्होंने गाजी की उपाधि धारण की। ये गवर्नमेंट एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वह कौन सा युद्ध है या उस युद्ध का नाम बताइए जिसमें बाबर ने जीतते ही या जीतने के बाद जो है गाजी की उपाधि जो है धारण की। तो आपको ध्यान में रखना है खानवा के युद्ध 1527 में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध आपको ध्यान में रखना है। ये जो मध्य प्रदेश वाले एरिया है, वर्तमान का मध्य प्रदेश वाले एरिया में कौन था, मेदिनी राय। ये ध्यान से समझिए, मेदिनी राय। ठीक है, तो चंदेरी का युद्ध किसके बीच हुआ, 1528 में। लगातार देखो युद्ध हो रहा है, 1526 में पानीपत के युद्ध, 1527 में जो है खानवा का युद्ध, 1528 में चंदेरी के युद्ध। किसके, ये मध्य प्रदेश वाले एरिया में देखिए मेदिनी राय। मेदिनी राय और बाबर के बीच क्या हुआ, युद्ध हुआ। इसमें भी क्या हो गया, बाबर जीत गया। ठीक है, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, युद्ध दे दिया जाएगा, एक साइड वर्ष दे दिए जाएंगे, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। ये अभी 2021 या 22 की स्टेट पीएससी में भी पूछा गया ये क्वेश्चन है। एक तरफ इनके युद्ध दे दिए जाते हैं, एक और इनके वर्ष दे दिए जाते हैं। ठीक है, अगला युद्ध होता है घाघरा युद्ध। जस्ट अगले साल देखो 26 में हुआ पानीपत का, 27 में हुआ खानवा का, 28 में हुआ चंदेरी का, 29 में हुआ किसका, चंदेरी का युद्ध। तो ये किसके बीच हुआ, महमूद लोदी वर्सेस बाबर के बीच हुआ। आपको ध्यान रखना है वर्ष का 1529 में। और ध्यान रखिए बाबर द्वारा ये लड़ा गया अंतिम युद्ध है जिसे जल और थल दोनों में लड़ा गया था। ठीक है, डायरेक्टली ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, चीख चीख कर गवर्नमेंट एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। अगर बाबर से क्वेश्चन उठते हैं तो बाबर के द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध कौन सा है, तो चंदेरी का युद्ध है। कब हुआ, 1529 में हुआ। सॉरी, घाघरा का युद्ध। ठीक है, बाबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध है घाघरा का युद्ध, 1529 में हुआ और इसे जल और थल दोनों में लड़ा गया था। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है, इतना जो है आपको ध्यान में रखना है। अब आपको समझ आया कि बाबर जो है भारत पर आगमन कैसे हुआ, कैसे कैसे इनके युद्ध हुए। अब देखते हैं बाबर से रिलेटेड कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट्स। चलिए बाबर के बारे में और कुछ जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उनको देख लेते हैं, उसके बाद जो है बाबर जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त जो है आप मत देखिएगा, बाबर को लेकर काफी सफिशिएंट ये वीडियो हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाबर के और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। बाबर का जो जन्म है 14 फरवरी, ठीक है, 1483 को हुआ। ये आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी ये गवर्नमेंट एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि बाबर का जन्म कब हुआ, तो 14 फरवरी 1483 को हुआ। ठीक है, इसके पिता का क्या नाम है, इसके पिता का नाम है उमर शेख मिर्जा। ठीक है, देखो बाबर का
पूरे युद्ध बता दिया, फिर जाकर इनका जन्म बता रहा हूं, आप उसमें नजरअंदाज कीजिए, क्योंकि जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे जैसे युद्ध, बाबर जो है भारत कैसे आया, किनके किनके बीच युद्ध हुआ, कौन कौन से युद्ध हुए, ये जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे आपको जो है मैंने पहले बता दिया ताकि आपको जो है इजिली अच्छे से समझ आ जाए। और ये जन्म में क्या रखा है, माता पिता का क्या नाम, इसलिए आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए आप जो है कभी कभी कुछ बोल देते हैं कि आप जन्म से लेकर फिर मृत्यु तक बताइए स्टेप बाय स्टेप, तो आपको याद रखना, इस स्टेप को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इनके पिता का क्या नाम है, उमर शेख मिर्जा। ठीक है, अब बताओ आपको पिता का नाम याद रखने में कोई ज्यादा तकलीफ है, उमर शेख मिर्जा, सीधी सी बात। इनके जन्म जो है 14 फरवरी वैलेंटाइन डे। ठीक है, खैर आपको याद कराने के लिए बता रहा हूं, 14 फरवरी जो है 1483 को हुआ। इनके माता का क्या नाम था, कुतुलुग निगार खां, कुतुलुग निखार खां। बाबर के माता का क्या नाम था, कुतुलुग निगार खां। इसके दादी का क्या नाम था, एहसान दौलत बेग। कभी कभी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछ दिया जाता है इनके जन्म, बाबर का जन्म बताइए, बाबर के माता पिता या दादी का नाम बताइए, दादी का नाम है एहसान दौलत बेग। ठीक है, चलिए, जब जो है बाबर युद्ध जीता तो उन्होंने जो अपने जो काबुल के निवासी हैं उनको जो है प्रत्येक व्यक्ति को चांदी के सिक्के दिए गए। तो ठीक है, इसकी जो दानशीलता के कारण जो है बाबर को क्या कहा गया, कलंदर कहा गया। आपको ध्यान में रखना है, तो आपको ध्यान में रखना है, कभी कभी बाबर से लेकर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बाबर जो है जब युद्ध जीता तो अपने काबुल निवासी को, प्रत्येक परिवार को चांदी के सिक्के दिए, एक सिक्के दिए, तो बाबर को किस नाम से जाना गया, तो कलंदर के नाम से जाना गया। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, बाबर की आत्मकथा, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार इसे गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है। खैर मेरी जितनी भी वीडियो होती है एग्जाम के दृष्टिकोण से रहती है, एक एक शब्द बहुत कीमती रहते हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। बाबर की आत्मकथा का नाम है तुजुग ए बाबरी। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, तुजुग ए बाबरी। ठीक है, और इसके जो आत्मकथा को बाबरनामा या वाकियाते बाबरी के भी नाम से जाना जाता है, वाकियाते बाबरी या बाबरनामा के भी नाम से जाना जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट सिलेक्ट किए हुए हैं, और इतने वीडियो को आप कंप्लीट देख लेते हैं, दिन तक देख लेते हैं, तो इससे बाहर पूछेगा भी नहीं बाबर को लेकर के। ठीक है, चलिए, बाबर के जो पुत्र का क्या नाम है, हुमायूं, कामरान, हिंदाल। ठीक है, हुमायूं को आपको सबसे ज्यादा ध्यान में रखना है। ठीक है, हुमायूं, बाबर के बेटे का क्या नाम है, हुमायूं को सबसे ज्यादा फोकस में रखना है। 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है, ये आपको ध्यान में रख लेना है, 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, आई होप बाबर को लेकर आपको जो है बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। और इसके अतिरिक्त बाबर को लेकर मत देखिएगा, काफी सफिशिएंट मटेरियल और फैक्ट्स जो है मैंने सबमिट कर दिए हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।